ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, 10 की कमाई के ढेर सारे स्टॉक्स आपके लिए आने की तैयारी में, और उसके साथ साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल के साथ करते हैं स्वागत राजेश पालिया साहब का और आशीष कुकरेजा साहब का। आप दोनों को सुप्रभात। राजेश पालिया साहब, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वो रहेगी एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में जो हाई बने थे करीब 3500-3600 के आसपास से, उसके बाद स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला। अगर हम इसका लास्ट 2 महीने का सेटअप देखें तो स्टॉक में एक जो करेक्शन मूव था वो करीब आया था 2700 के आसपास तक। वहां से स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। वो ये दिखाता है कि स्टॉक का करेक्शन ओवर होते हुए दिख रहा है और वहां पे वापस ये स्टॉक में अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो इसका बुलिश है वो रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो अंबर को यहाँ पे बाय करना है। उसमें हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी वो 3300 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो इसको ऐड करें। अभी ये 3020 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां से अगर 2970 तक भी मिलता है तो ऐड करें। 2930 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। नियर टर्म चार्ट पे ये सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक अर्ली रिवर्सल का साइन है। वीकली सेटअप के हिसाब से ऑलरेडी रिवर्सल आ चुका है, तो 3300 के टारगेट अंबर में आते हुए दिखना चाहिए। तो ये स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सजेस्ट करेंगे। से अंबर एंटरप्राइजेस है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 2930 का स्टॉप लॉस है, 3250 3300 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और अब आशीष कुकरेजा साहब से पूछते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। आशीष जी बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। जो आज हमने आज तीनों स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स जो है वो मेटल और रिलेटेड सेगमेंट में है। उसमें से एक हमने थोड़ा कॉन्ट्रेरियन टर्न अराउंड आज एक स्टॉक लिया है जिसका नाम है उषा मार्टिन। जरूर कंपनी कुछ पिछले टाइम में कुछ तकलीफ में रही, बट जिस तरीके से टर्न अराउंड देखने को मिला है और ये सेक्टर में जो ये प्रोडक्ट ये बनाते हैं, जो वायर रोप सेगमेंट है, उसमें बहुत उम्दा तेजी देखने को मिली है। और इन्होंने अपना जो स्टील कारोबार है उसको टाटा उसको बेच के जो पैसे जुटाए और उसके आने वाले समय में जो आगे स्ट्रैटेजी रखी है उससे क्लियरली दिखता है कि एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। जिस तरीके से इस समय वैल्यूएशन स्टील सेगमेंट में है और कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनीज जो अभी भी वो एक कंफर्ट दे रही हैं अपसाइड का, उसमें से एक स्टोरी हो सकती है। एक मेरे हिसाब से अगर एक ब्रॉड व्यू ले तो मुझे लगता है कि एनसीएलटी के एंगल से भी एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो टर्न अराउंड दिखा रही हैं। उनमें से ये एक कंपनी है। अपने सेगमेंट में कुछ रीजन्स में तो 40 से लेकर 60% तक के मार्केट शेयर में ऑपरेट करती है। ऑयल एंड गैस, माइन, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, इन सब में वायर रूप्स में वायर रूप का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। जब स्टील में तेजी आई है तो इस सेगमेंट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इस समय जो भी मेटल स्टॉक्स हैं उनके सामने ये बहुत ही डीप डिस्काउंट में ट्रेड करता हुआ स्टॉक है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कंपनी अपना डीलीवरेज करने की जो पूरी प्लान है आगे रखेगी। अगले साल 2 साल के अंदर अंदर बैलेंस शीट को क्लीन पूरा कर देगी और ये स्टॉक बहुत अच्छी मूव दिखा सकता है, क्योंकि अपसाइड कंफर्ट बहुत है, डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। तो मैं फिर भी एक कंजर्वेटिव टारगेट साल भर में 75 रुपए तक का लेता हूं, 75 से 100 रुपए तक का उषा मार्टिन। ओके, 75 से 100 रुपए का टारगेट है। लॉन्ग टर्म पिक उषा मार्टिन, इस पर करनी है खरीदारी। ये है आशीष कुकरेजा साहब से की पहली पिक आज की। आइए चलते हैं जैन साहब के पास और जान लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया क्या है। बताएं जैन साहब। जैन साहब शायद आपका ऑडियो म्यूट हो गया, एक बार जरा अनम्यूट करके बताएं सर। मेरा जो स्टॉक है वो है ऑलसेट टेक्नोलॉजीज। एक बेहतरीन
कंपनी है जो कि कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग के व्यापार में है, और मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक तो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है जो ओपीएम सब वो बढ़ के आए 28% के लगभग है, रिजल्ट्स भी अच्छे थे क्वार्टरली, और स्टॉक का वैल्यूएशन भी कोई महंगा नहीं है, 16-17 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 3.84% इस टाइप का डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है, और सारे चीजें अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से पिछले 7 साल की अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 19-20% के लगभग रही है। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे एंट्री लेनी चाहिए, और आराम से जो टारगेट है वो मुझे लगता है कि 450 तक के लेवल्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। ओके, तो 450 के टारगेट्स के लिए ऑलसेक टेक्नोलॉजीज इस पर करनी है खरीदारी 3.5% ऊपर। ये है जैन साहब की 10 की कमाई की पिक। विश्वेश जी, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक आइडिया कौन सा है सर? मेरी ओर से आज 2 पिक रहेगी दीपांशु। मैंने काफी कोशिश की एक तक आने की, लेकिन अगर अनिल जी इजाजत दे तो 2 पिक शेयर करना चाहूंगा दीपांशु। प्लीज, मोर द मेरियर, बताइए सर। हाँ जी, पहला जो स्टॉक है वो फंडामेंटल स्क्रीनर के बेस पे आइडेंटिफाई किया है और टेक्निकली टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। 3,790 करोड़ का मार्केट कैप है, और जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 666 के आसपास, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दैट मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो इज जस्ट 1.9 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 9 का चल रहा है। जो इंटरेस्टिंग चीज है अनिल जी, ये स्टॉक में कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी का लास्ट 5 साल का अगर आप प्रॉफिट का कैगर देखोगे तो दैट इज 67%, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल का इज 52%। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग अनिल जी, जो मुझे वैल्यूएशन लग रहा है वो काफी चीप लग रहा है। मुझे लग रहा है कंपनी इज डूइंग फैंटास्टिक। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है अनिल जी कि टेक्निकली स्टॉक 875 टू 550 तक आया है, एंड मैं जब डेटा देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसका जो मार्जिन था वो थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन अगर वाई एंड वाई मार्जिन देखते तो अभी भी हाईएस्ट है, विच इज 30% के आसपास। अनिल जी, लास्ट 10 साल में 11% वाला ऑपरेटिंग मार्जिन 30% पे चल रहा है, उसमें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आया है तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो करेंटली 660 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 600 के स्टॉप लॉस से खरीद के 900 के टारगेट के लिए आईओएल केमिकल को होल्ड करना चाहिए फ्रॉम अ 2 to 3 मंथ पॉइंट ऑफ व्यू। विश्वेश जी, 2 स्टॉक देने वाले थे ना, आप दूसरा भी है या बाद में देंगे आराम से सोच समझ कर? अजय, नहीं अनिल जी, मैं वेट कर रहा था कि आप कहे कि दूसरा स्टॉक दीजिए। तो दूसरा जो स्टॉक है मेरी ओर से वो है पूर्वांकरा। अनिल जी, रियल एस्टेट कंपनी है साउथ वेस्ट की, और मुझे इतना समझ में आ रहा है अनिल जी कि अभी 97 के आसपास चल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है। अगर आप स्टॉक का देखेंगे तो 90 to 60 की रेंज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीकली चार्ट के ऊपर लार्ज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, और इसका जो टारगेट आ रहा है अनिल जी 140 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है 84 के स्टॉप लॉस से पूर्वांकरा आपको खरीदना चाहिए, टारगेट रहेगा 140। अनिल जी, अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो 2,200 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का लास्ट 3-4 साल का सेल्स ग्रोथ वगैरह मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी है एंड इट हैज नॉट डन गुड। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है वैल्यूएशन के पैरामीटर पे। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 के नीचे का डेट टू इक्विटी विच इज 0.74, जो रियल एस्टेट कंपनी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। 80 रुपए का अनिल जी बुक वैल्यू एज पर द अवेलेबल डेटा, तो मेरे हिसाब से दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ यू आर लुकिंग। जो स्ट्रॉन्ग चीज मुझे लग रही है अनिल जी वो है कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी हैज ट्राइड रिड्यूसिंग इट्स डेट, और अब जब अगर अपसाइकल आ रहा है रियल एस्टेट का तो मुझे लग रहा है कंपनी विच इज ट्रेडिंग एट 1 times of book value should be a very very good buy। और वीकली चार्ट के ऊपर इतना लार्ज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, मुझे लगता है 140 कंजर्वेटिव टारगेट के लिए पूर्वांकरा को खरीदना चाहिए। 80 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो बुक वैल्यू है मुझे लगता है 85 के आसपास आए तो और ऐड करना चाहिए। दिस इज लुकिंग फैंटास्टिक फ्रॉम अ 1 to 2 months पॉइंट ऑफ व्यू।
140 रुपए तक के टारगेट के लिए पूर्वांकरा में करें खरीदारी। तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है, आईओएल केमिकल और पूर्वांकरा, वहां पर आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से 10 की कमाई। आइए बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। वक्त है पोजिशनल पिक का। आशीष जी बताएं सर, आपकी पसंद का पोजिशनल स्टॉक। जी अनिल जी, ये भी एक मेटल स्पेस में, जैसे मैंने बोला कि जो अभी फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं और जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, जो उसमें एक गैप दिख रहा है, उसको जरूर मैं एक तरीके थीम मान रहा हूं। उसमें श्याम मेटालिक्स जो हाल फिलहाल की लिस्टेड कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी, जो मेटल प्रोडक्ट्स में, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स में और फेरो प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी कंपनी है। जो जिस रीजन में उनकी प्रेजेंस है, ऑब्वियसली वहां पे आयरन ओर और ये सब फैसिलिटीज पास में होते हैं, तो उनको एक फायदा मिलता है, मार्जिन्स थोड़े और स्ट्रांग रहते हैं। और वैल्यूएशन वाइज जो इनका 5.7 के आसपास एमटीपीए का जो इनकी कैपेसिटीज हैं, वो अभी और आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। और वैल्यूएशन वाइज जो एक क्राइटेरिया होता है ईवी एबिटा का, उसमें अभी भी काफी अच्छे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी एज कंपेयर टू अदर स्टील स्टॉक्स। और जो एक फायदा मिला है स्टील कंपनीज को पिछले साल भर में प्राइजेस की करके, जो एक हेड स्टार्ट मिला है उनको, और वो जरूर आने वाले समय में भी प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। और जैसे मैंने बोला कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी अभी भी यहाँ से बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आने वाले अगर आप 3 से 6 महीने का टाइम दें तो 450 से 500 तक के स्तर मुझे श्याम मेटालिक्स में आते हुए दिखते हैं। आने वाले समय में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद भी है। बिल्कुल, हाल ही की लिस्टेड कंपनी श्याम मेटालिक्स, इस पर रखिए नजर। अनिल जी ने भी आईपीओ के समय कहा था इन्वेस्ट करिए, अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी देगा और लंबे समय के लिए भी अच्छा स्टॉक है। और देखिए लगातार एक्शन में रहा है, आज फिर से तेजी में है और 450 से 500 के टारगेट्स के लिए आशीष कुकरेजा साहब भी इसे रेकमेंड कर रहे हैं। 10 की कमाई लेते हैं जय ठक्कर की तरफ से। जय बताएं कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है आज आपने? जी दीपांशु, जैसे मैंने कहा था कि 2 स्टॉक्स है आज 10 की कमाई में मेरे ओर से। और जो पहला स्टॉक है, इसको आई एम श्योर अनिल जी को भी पता है कि उन्होंने भी कहा है कि काफी समय मैंने रेकमेंड किया है और फिर से कर रहा हूं, बिकॉज जब रेकमेंड किया थी अभी तक का तो ये स्ट्राइक रेट रहा है कि इसमें हमेशा हमारे टारगेट्स हासिल हुए। होपिंग दैट इस टाइम भी ऐसे ही हो। और वो स्टॉक है गुजरात अल्कली। बहुत ही अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है दीप, इसमें 430.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है। एक अच्छे ट्रायंगल पैटर्न में से आज के ट्रेडिंग सेशन में ये एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बेस बनाकर ये स्टॉक ने एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया और आज फाइनली इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में अगर हम देखें तो लगभग 470 तक के लेवल से हमें पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिल सकते हैं। तो 40 रुपए की अपसाइड विच इज नियरली अराउंड 10% वो हमें देखने मिल सकता है। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 415 का। तो देखिए 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 40 रुपए की अपसाइड है, तो रिस्क लेवल इज मोर देन 1:2। गुजरात अल्कली ये पहला मेरा बाय रिकमेंडेशन है आज का। और दूसरा जो बाय रिकमेंडेशन है दीप, जैसे मैंने कहा था कि जब मैं सीसीएल प्रोडक्ट या तो मैं टाटा कॉफी की बात कर रहा था तो वही सेक्टर में से मैंने कहा था। और ये स्टॉक है बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, जो करीब अभी 1312 के आसपास ट्रेड कर रहा है दीपांशु रफली। इसको खरीद कर चलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से ये स्टॉक में एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, जहां पे उसके 50 डेमा ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने 200 डेमा को लोअर साइड से क्रॉस किया, उन्हें अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 1235 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है ये स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक उसके वो लेवल होल्ड करता है, गोइंग फॉरवर्ड में बीबीटीसी में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। इसके जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं दीप, वो है 1650 पे। 1650 के टारगेट्स के लिए खरीदना है। 1234-35 के रेंज में आप स्टॉप लॉस रखिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पे भी आप अगर रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे दीप तो बहुत ही अच्छा फेवर कर रहा है बुल्स को और मोमेंटम भी काफी पॉजिटिव है वीकली मंथली चार्ट्स पर। तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय, गुजरात अल्कलीज और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बीबीटीसी। यहां पर 1325 पे खरीदिए और 1235 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1650 तक के टारगेट के लिए। और गुजरात अल्कलीज में टारगेट होंगे 470 के आसपास के। ये 2 स्टॉक है। आइए राजेश पालिया साहब से भी ले लें उनकी पोजिशनल पिक लॉन्ग टर्म के लिए। अंबर एंटरप्राइजेस राजेश जी ने पसंद किया। राजेश जी बताएं पोजिशनल पिक आपकी।
जी अनिल जी, तो पोजिशनल पिक रहेगी किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। इसमें सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहे और पिछले वीक में अगर हम देखें तो काफी अच्छा इसमें एक्शन देखने को मिला। पिछले वीक में अगर हम देखें तो एक जो पिछले कुछ महीनों में जो करेक्शन था उसका एक रिवर्सल देखने को मिला और स्टॉक ने वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट पैटर्न है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है इसके टारगेट जो आना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे 330 से 340 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। इसमें हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 284 के आसपास। तो किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। ओके, किर्लोस्कर फेरस, ये है आपके लिए खरीदारी की राय इस समय पालविया साहब की तरफ से। जैन साहब के रेडार पर कई सारे किर्लोस्कर स्टॉक्स रेगुलरली आते रहते हैं और रिसेंटली भी उन्होंने रेकमेंड किया था किर्लोस्कर फेरस। 29 तारीख को जैन साहब के जेम्स में 300 के टारगेट जैन साहब ने दिए थे। फिलहाल 295 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जैन साहब के भी टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं इस पर। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया एसपीएल मिड कैप्स के कॉल्स लेंगे, कुछ और कॉल्स देंगे हमारे एक्सपर्ट्स और बात भी करनी है फॉर्मेंटा बायो के मैनेजमेंट के साथ। बस 2 मिनट में लौटेंगे। दस की कमाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और एक और स्टॉक जो बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, डन फॉर द डे 20% ऊपर ऑन मोबाइल ग्लोबल। ये है वो स्टॉक जो आज सुबह सुबह सिमी जी ने रिकमेंड किया था और शुक्रवार को हमने इस स्टॉक को 120 रुपए में आइडेंटिफाई किया कि इस स्टॉक में बड़े ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। बड़े समय बाद 110 से 120 की रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद जो भागा है, अब देखिए डन फॉर द डे 150 रुपए 50 पैसे पर यहाँ पर। और आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ऑन मोबाइल ग्लोबल रहा है। आशीष जी, जरा आपने, मुझे याद है 107 रुपए 108 रुपए के आसपास आपने एसपीएल मिड कैप में से रिकमेंड भी किया था और अब 150 रुपए तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार आप अपनी राय भी दें, अपडेट भी दें, बताएं सर। जी अनिल जी, बिल्कुल हमने जो कंपनी ने एक गेमिंग में जो एक अपनी पकड़ बनाने की स्ट्रैटेजी बनाई, हमने उसको बहुत पहले समझा और उन दिनों में नजारा जस्ट लिस्ट हुआ था और काफी उस समय बात चल रही थी। लेकिन जिस तरह की इनकी प्लेटफॉर्म है और जिस तरह की इसकी ग्रोथ है वो इट कैन बी क्रेजी, आई कैन से इट्स जस्ट द स्टार्ट। अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ आसान शब्दों में, अगर 50-60% एग्जीक्यूशन कर दिया जो पैटर्न जो प्लेटफॉर्म ये क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस कैन बिकम अ वेरी वेरी इट कैन बी अ मल्टी बैगर। सो अभी भी मैं ये बोलूंगा, सलाह यही दूंगा, अगर आपके पास है तो आप रखिए। हम बिल्कुल आप जिस तरीके से आप मैं हमेशा ही से कहता हूँ, जिस तरीके से आप हम सब पे प्रेशर डालते हैं अच्छी अच्छी स्टोरीज आइडेंटिफाई करने के लिए, उससे इतना बढ़िया ये एक वाइब्रेशन है अनिल जी, जिससे आप हमको भी मोटिवेट करते हो कि हम मेहनत करें और साथ साथ जब लोगों का पैसा बनता है तो और भी अच्छा लगता है। तो ये वैसे ही एक स्टोरी था जहाँ पे वी वेंट अहेड एंड वी डिस्कवर्ड द स्टॉक अहेड ऑफ अदर्स एंड आई थिंक होपफुली आपके मोटिवेशन से ये काम और आगे करते रहें। नहीं, चलो बढ़िया है, आपकी मेहनत है और आपकी रिसर्च है और आपकी पूरी हार्ड वर्किंग का नतीजा है कि इतनी बढ़िया स्टॉक्स आ पाते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट करने का तरीका शायद ये है कि आप इसे थोड़ा प्रेशर दबाव भी समझते होंगे, लेकिन हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि इन सबके बीच में कुछ अच्छा मंथन निकल कर आता है, कुछ बढ़िया चीजें निकल कर आती है जो हमारे दर्शकों के काम आती है। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म पिक का वक्त है। राजेश पालिया साहब, माफ कीजिए, शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। लॉन्ग टर्म में राजेश पालिया साहब ने कहा है अंबर एंटरप्राइजेस खरीदिए। पोजिशनली उन्हें किर्लोस्कर फेरस पसंद है। पालिया साहब, आपकी आज की शॉर्ट टर्म पिक। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी हाइकल। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से इसका ट्रेंड इंटैक्ट है वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले वीक में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन थी और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन वापस देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का इसका सेटअप है और जिस तरीके से इसमें बाइंग पैटर्न है, हमें लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करते हुए दिखेगा। 600-610 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में। यहां से हम 530 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप आती तो इसको ऐड करें। 530 स्टॉप लॉस, 600 और 610 के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखना चाहिए हाइकल में।
ओके, तो हाइकल पर करें खरीदारी 600 और 610 के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए पालविया साहब की तरफ से राय। 10 की कमाई राकेश जी कुणाल जी की बाकी है। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीपांशु, हमारा स्टॉक है, पहले तो दीपांशु एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्टॉक को इन स्तरों पे नहीं लेना है, यहां से 40-50 रुपए स्टॉक करेक्शन दे तब लेना है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है, 1300 के अराउंड मिलता है, तो एक बेहतरीन स्तर है खरीदने के लिए। स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, इसमें खरीदारी की राय है, इसका पैटर्न काफी अच्छा है, थोड़ा सा ओवरबॉट है, करेक्शन पे खरीदेंगे तब ये स्टॉक बेस्ट रहेगा। तब उन स्तरों पे अगर आप 1300 के अराउंड लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना रहेगा और ये स्टॉक खुले नीले आकाश ब्लू स्काई जोन में उड़ने को तैयार है। तो करेक्शन में टाटा कॉम में निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत जबरदस्त अपसाइड का कैंडिडेट है दीपांशु। चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये इसके डेली चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है, वीकली चार्ट्स देखें तो उस पर भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशंस को बाय करके चलने की हमारी राय है। इस स्टॉक से उम्मीद ये करनी चाहिए कि आपको मिनिमम 1600 रुपए के लेवल से ये स्टॉक दिखाएगा, तो मीडियम टर्म के लिए बाय करने की राय है। टाटा कम्युनिकेशन में हर डिक्लाइन में बाय करें। 1600 का हमारा टारगेट। के टारगेट के लिए टाटा कम्युनिकेशन में करें खरीदारी करें। एक और स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए, वो है आपके लिए राय कुकरेजा साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आशीष जी ने उषा मार्टिन लॉन्ग टर्म स्टॉक पसंद किया है। श्याम मेटालिक्स, जिसके नतीजे आने वाले हैं परसों, ये है उनकी तरफ से पोजिशनल पिक 2 दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए यहां पर अच्छा एक्शन हो सकता है। और उसके बाद है शॉर्ट टर्म पिक का वक्त। आशीष जी बताइए आज के लिए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अभी जो शॉर्ट टर्म पिक है वो भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे लगता है। होता क्या है, जब आप देखते हो कि कोई कंपनी फ्रूगल तरीके से ग्रो करती है, उसका जो एक ऑपरेटिंग लीवरेज है वो दिखता है, समझ में आता है, मेहनत करके जो कंपनी एक तरीके से एक फ्रेमवर्क में आती है वो और फिर वो पब्लिक मार्केट में आती है, और देन इट बिकम्स एक्साइटिंग दैट हाउ विल दे एंड अप यूजिंग द मनी। किम्स हॉस्पिटल अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, साउथ की ऑब्वियसली एक बहुत वेल नोन हॉस्पिटल चेन है, और हेल्थ केयर मार्केट जो है अनिल जी वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। ये जो इसकी ग्रोथ है ये 20 से 25% के आसपास कहीं ये ग्रोथ दिखा रही है हेल्थ केयर मार्केट। और ये साउथ में एक बहुत अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं कि अच्छी जो कस्टमर के मन में इसकी एक वो है कि ये एक अच्छी सर्विस अच्छी कॉस्ट पे प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और जब आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, जो हाई ROCE, ROE, आपको समझ में आता है कि प्रमोटर्स ने कंपनी को एक अच्छी प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ बनाया है। सो जैसे जैसे कंपनी साउथ इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मार्केट, जहां पे अगर ये और आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना आंध्रा के बाहर जाके और जगह पे प्रेजेंस करते हैं, वो एक ऑब्वियस मूव दिख रहा है, वो है ही, लेकिन ये आगे जाके और रीजन्स में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। सो ये मैंने शॉर्ट टर्म में इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है कि और कवरेज आएगी, और जब लोग रिजल्ट आएंगे तो ध्यान जाएगा लोगों का, बट एट द सेम टाइम इट्स गुड मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक एज वेल। किम्स हॉस्पिटल मुझे ऐसा लगता है यहाँ से इमीडिएटली तो 1250-1300 तक के स्तर आ सकते हैं, क्योंकि आई एक्सपेक्ट सम फंड बाइंग हैपनिंग हियर, बट अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा रह सकता है। किम्स हॉस्पिटल शॉर्ट टर्म में टारगेट 550 से 1300 तक के। ओके, तो ये है आपके लिए किम्स, इस पर भी खरीदारी की राय है। इस पर भी पिछले हफ्ते अनिल जी ने लिस्टिंग के समय कहा था अच्छा काउंटर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होल्ड कर सकते हैं। लिस्टिंग भी अच्छे प्रीमियम पर हुई थी और वहां से भी थोड़ी बढ़त ये काउंटर दिखा सकता है। ऑफकोर्स इशू प्राइस से तो बहुत ही बढ़िया तेजी दिखा चुका है, 825 का था इसका इशू प्राइस। चलिए, किम्स और श्याम मेटालिक्स 2 रिसेंट लिस्टेड कंपनीज जो आशीष कुकरेजा साहब को पसंद है, पर एक ट्रेड कॉल दे रहे हैं सुमित जी बिगुल, उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, थोड़ी देर पहले आप दाल की बात कर रहे थे, तब से मेरे रडार पे जो स्टॉक आया है वो चावल कंपनी का है। तो ये राइस वाले स्टॉक्स के अंदर एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, जो स्टॉक में भी रेकमेंड कर रहा हूं, उसके अंदर ब्रेकआउट है। उसका भाव चल रहा है 275, 275, और स्टॉक का नाम है KRBL। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। ये स्टॉक हायर आए हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ने 200 DMA लेवल्स ब्रेक किए हैं। स्टॉक दिसंबर 2020 के
दिसंबर 2020 के हायर लेवल्स पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर आज वॉल्यूम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट, डेली चार्ट दोनों में स्टॉक बढ़िया दिख रहा है। तो इसको 10 की कमाई भी समझ सकते हो, पोजिशन ट्रेड भी समझ सकते हो। इसके अंदर खरीदारी करें, 255 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और बड़ा और बढ़िया टारगेट स्टॉक में बैठ रहा है। 295 का पहला टारगेट, 325 का दूसरा टारगेट। केआरबीएल में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 255 का स्टॉप लॉस लगाना है, 295 से 325 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और पोजीशन होल्ड करें। आने वाले दिनों में केआरबीएल में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। चावल सब में तेजी है, दाल में तेजी। कमोडिटी मार्केट में दाल वाले स्टॉक तो कोई ऐसे लिस्टेड नजर आते नहीं है, डायरेक्टली तो नहीं है। चावल वाले जरूर लिस्टेड हैं। तो सुमित जी को पसंद है केआरबीएल 295 325 के टारगेट के लिए। आइए अब वक्त है न्यूज पर यूज का। आज हमारे साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है, उसका नाम है फर्मेंटा बायोटेक। जैन साहब हैं, जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है जहां तक मुझे याद है। जैन साहब हैं शो पर, जरा एक बार है तो चलिए जैन साहब से हम थोड़ी देर में संपर्क करेंगे। लेकिन हाँ, फर्मेंटा बायोटेक ये है वो स्टॉक जहां पर रिकमेंडेशन कई बार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आई भी है। इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करते हैं बातचीत। आइए वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। फर्मेंटा बायोटेक, डॉक्टर डीवीके राजू ने 1951 में इस कंपनी की शुरुआत। फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सॉल्यूशंस बनाने का कारोबार करती है ये कंपनी, और हिंदुस्तान में विटामिन D3 की इकलौती मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ, विटामिन D3 सिर्फ यही कंपनी हिंदुस्तान में बनाती है जहां तक हमारी जानकारी है। और देश ही नहीं, देश में तो अकेली है। दुनिया के 3 टॉप विटामिन D3 मैन्युफैक्चरर्स में से एक है फर्मेंटा बायोटेक। 50 से ज्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है। यूएस FDA से 2 इनके प्लांट्स हैं, वो रजिस्टर्ड भी हैं। दुनिया भर में 300 से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं जिन्हें ये सप्लाई करने का काम करते हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत नागरे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत जी मैनेजमेंट साइंस में मास्टर्स की डिग्री ले चुके हैं। IIFT दिल्ली से इंटरनेशनल ट्रेड में PG डिप्लोमा आपने किया है। फार्मेसी की भी डिग्री है सर के पास, और इस इंडस्ट्री का 30 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव आप रखते हैं। स्पेशली प्लानिंग स्किल्स हुआ, API बिजनेस, प्रोडक्शन, R&D, इसमें नागरे साहब का बड़ा गहरा अनुभव है। तो दोनों तरह की डिग्री है, एक तरफ जहां फार्मेसी से जुड़ी हुई, फार्मा से जुड़ी हुई, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई। यही वजह है कि कंपनी देखिए दुनिया भर में टॉप 3 मैन्युफैक्चरर में है और 50 से ज्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है। प्रशांत नागरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए, और आपका स्वागत है सर। आइए शुरुआत करते हैं आपके नतीजों के साथ। 29 जून को जो रिजल्ट्स आए, साल दर साल नतीजे दमदार दिख रहे हैं। आय 26% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 33% बढ़ा है, मार्जिन 20% के आसपास पहुंचते हुए दिखे और मुनाफा भी 35%। तो ये जो चौथी तिमाही मजबूत रही है आपकी कंपनी की, इसके पीछे क्या खास वजह रही सर? सबसे पहले ये बताएं। पहले तो तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन बहुत ही अच्छे शब्दों के लिए। कंपनी विटामिन D3 में है, और विटामिन D3 आज के चलते हुए जहां पे कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है पिछले 1.5 साल में, और वहां पे इम्यूनिटी का बहुत बड़ा एक कंसर्न रहा है पॉपुलेशन के साथ में। तो इन रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कंपनी की पिछले 10 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत और फोकस का एक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा आपको इन रिजल्ट्स में। इन रिजल्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट श्रेय मैं मेरे टीम के लोगों को दूंगा, पूरी कंपनी में, जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके कोविड में कोशिश की कि जो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है कोविड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो अवेलेबल की जाए, ना कि इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में। तो ये जो क्वार्टर रहा है, जिसमें चौथा क्वार्टर जिसके रिजल्ट्स और पूरे साल के रिजल्ट्स हमने साथ में किए, तो उसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन जो हमारा इंसानों के लिए जो कंजम्पशन होता है, उसमें विटामिन D3 का ग्रोथ देखा गया 101% ज्यादा लास्ट ईयर के मुकाबले सेम क्वार्टर। और एनिमल न्यूट्रिशन जहां पे विटामिन D जाता है, उनके लिए भी जो प्रोटीन करके एनिमल्स कंज्यूम होते हैं, उनमें भी विटामिन D3 का खपत होती है, और उसमें हमने देखा कि कोविड के चलते हुए वो थोड़ा सा सेक्टर
अच्छा नहीं किया उसने, तो वो 14% लोअर रहा वहां पे टोटल सेगमेंट का ये। और टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के हिसाब से इस साल इस क्वार्टर में 26% हमारा इंक्रीज रहा। अगर आप पूरे साल की बात करते हो तो बहुत ही अच्छा मुनाफा रहा, जैसे आपने कहा टॉप लाइन की ग्रोथ रही है 24% और बॉटम लाइन की ग्रोथ रही है 35%। और ये पूरा की पूरा फोकस के कारण बिजनेस के हम लोग ये फोकस एंड बैलेंस बिटवीन द अटेंशन जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट सेगमेंट की तरफ दिया गया। थैंक यू। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी चौथी तिमाही जो दमदार रही है, और स्पेशली जो ह्यूमंस के काम में आने वाला विटामिन है वहां पर डिमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है। एनिमल फीड वाले में थोड़ी सी डिमांड कम दिखी है। तो अच्छा सर बताएं, डिमांड के साथ साथ फिर क्या कुछ आपने दाम भी बढ़ाए, एक तो पिछली तिमाही में और प्लस ये जून को जो क्वार्टर खत्म हुआ है, क्या इसमें भी दाम बढ़े? और पूरे साल भर के लिए अगर आप आइडिया दे सकें इस फाइनेंशियल ईयर में प्राइस पैटर्न किस तरह का रह सकता है, ये जरा समझाएं सर। तो प्राइस तो हमारा प्राइस लिस्ट के हिसाब से होता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में हालांकि डिमांड बहुत बड़ी है लेकिन उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट सप्लाई डिमांड के हिसाब से प्राइस के ऊपर नहीं आया है। हालांकि हमने लास्ट ईयर 4% ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो था वहां पे जो ग्रोथ आपको दिखी है विच इज अबाउट 71% ग्रोथ पूरे अगर तो 71% ग्रोथ हुआ है वॉल्यूम में, लेकिन 4% पॉजिटिव रहा है प्राइस में। तो प्राइस भी ठीक ठाक रही है, बड़ी स्टेबल प्राइस देने की हम कोशिश करते हैं, इफिशिएंसीज के थ्रू भी हमारी कोशिश यही रहती है कि एक स्टेबल प्राइस दी जाए। एनिमल न्यूट्रिशन में हालांकि प्राइस बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रही है, क्योंकि वो साइक्लिकल बिजनेस है। अगर आप पिछले 10 साल का अगर आप उसमें देखोगे प्रोग्राम, तो उसमें ऊपर नीचे जाता है। क्यों ऊपर नीचे जाता है इसका कोई रीजन नहीं है, हमने बहुत कोशिश की देखने के लिए, लेकिन लार्ज सप्लायर्स हैं चाइना में से, तो वो ऊपर नीचे होने की कोई वजह नहीं है। और उसमें 14% प्राइस कम रही है पिछले साल। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा सर, जब मैं आपकी कंपनी का पूरा वो इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान में आप अकेले मैन्युफैक्चरर हैं, विटामिन D3 बनाने वाले हैं, दुनिया में टॉप 3 है। तो एक चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बिजनेस करने का ख्याल कैसे आया? फिर ये एकदम यूनिक हुआ ना कि हिंदुस्तान में एक ही कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है, तो यूनिक बिजनेस करने का ख्याल कैसे आया, पहला। और दूसरा ये कि ऐसा क्या है विटामिन D3 बनाने में कि बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, खाली आप ही कर रहे हैं? तो क्या कुछ एंट्री बैरियर है, कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी है, सब लोग नहीं कर पाए, ऐसा क्या खास बात है इस प्रोडक्ट में? ये जरा समझाएं सर, आपका बिजनेस में समझना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अनिल जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद मानूंगा इस क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये जानना जरूरी होता है कि एक कंपनी अच्छी कर रही है, काम अच्छा कर रही है, और वो अगर नोटिस में आ जाता है, आपके अगर ध्यान में आ जाता है, नजर में आ जाता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इनके डीएनए में क्या है। ओके, जो अलग है। ओके, तो हमारा डीएनए जो है वो अलग है इसलिए क्योंकि हम फॉर्चुनेट थे कि हमारे पास एक विजनरी एंटरप्रेनर थे। भारत को जब स्वतंत्र मिला था 47 में, तभी जो दादाजी हैं, जो बीबी के राजू साहब, जिनका आपने पहले नाम लिया, तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी वो फॉरेन में गए हुए थे, ब्रिटेन में उनकी एजुकेशन हुई थी, वो भी फार्मासिस्ट थे मेरे जैसे। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं मेरे देश में आऊंगा और मैं मेरे देश में दवाई का कार्यक्रम करूंगा, और उन्होंने ये कंपनी डाली। अभी वो बाहर से सीख के आए थे, उनकी पूरी जानकारी थी, तो उन्होंने हिम्मत की और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस यूज करके, ये फोटो केमिस्ट्री से बनता है। जैसे अगर आप और मैं धूप में खड़े रहेंगे तो हमारे स्किन के नीचे विटामिन D3 अपने आप बन सकता है। लोग आज के तारीख में इंडोर लाइफस्टाइल में तो वो नहीं बना पाते हैं विटामिन D3। लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, पैटर्न चेंज हो गए, हम कपड़े पूरे पहन के एयर कंडीशन में हैं, ऑफिस में ज्यादा रहते हैं, फिर बाद में घर आने जाने के लिए अर्बन जगह पे 2-2 घंटे तो आपके सफर में चले जाते हैं। तो ये सब के मद्देनजर रखते हुए विटामिन D3 बनता नहीं है आपके बॉडी में, लेकिन वो बनेगा तो सूर्य प्रकाश में अल्ट्रावायलेट D रेज होते हैं, उसके हिसाब से बनता है। तो ये टेक्नोलॉजी आज से लेके 50 साल पहले इस कंपनी में आ गई, वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और हमारा तभी का कोलैबोरेशन था पार्टनर फिलिप्स ड्यूफार।
तो फिलिप्स जो अपनी लाइट्स बनाती है वो कंपनी, और उनके पास में ये एक्सीडेंट से उनको ये आविष्कार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिला था, और वो हमें उनसे एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के स्वरूप में तभी से मिला था। और हमने भी पिछले 10 साल में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा काम करके हमारी पोजीशन एकदम कंसोलिडेटेड की है। अभी रहा सवाल कि इंडिया में हम अकेले हैं और दुनिया में भी बहुत कम लोगों में से, क्योंकि इसके एंट्री बैरियर्स बहुत है, आपने सही फरमाया। एंट्री बैरियर्स इसलिए कम है क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरा जैसे सूर्य प्रकाश से स्किन के अंदर बनता है वैसे ही आपको लैब में पूरा बनाना पड़ता है इस चीज को, और इसमें स्किल बहुत कम है। जैसे हालांकि ना कि हम विटामिन D3 फोटोकेमिस्ट्री से अकेले बनाते हैं, दूसरा कोई भी ड्रग नहीं है भारत में जो फोटोकेमिस्ट्री से बनता है। तो ये जो पूरा नॉलेज है फोटोकेमिस्ट्री से लेके, ये फॉर्चुनेटली हमारे पास है, और हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैमाने पे पिछले 10 साल में रिसर्च करके और इसको बेहतर बनाया है। मैं कह सकता हूं कि कम से कम 3 गुना इसको बेहतर बनाया है जो पिछले 50 साल से हमने इस टेक्नोलॉजी को लिया है। और इंडिया में ऐसा नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये बना नहीं पाए सर, और हम लोग भाग्यवान हैं कि हमने इसको, और हमने इसके ऊपर या और एक लास्ट चीज बताना चाहता हूँ, हमने इसके ऊपर इतना आविष्कार किया है कि अभी हमने पिछले 2 साल में इसके ऊपर 2 पेटेंट्स भी लगा दिए। तो अच्छा, ना कि हमने खुद को संभाल के रखा इस टेक्नोलॉजी को, इसको बढ़िया बनाया। और जी देखिए सर, जो चीज मुफ्त में मिलने वाली है धूप, और धूप से आप आराम से विटामिन डी ले रहे हैं, लेकिन उससे आप पैसे बना रहे हैं, सोचिए, और इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ में। और मेरे ख्याल से बड़े शहरों में रहने वाले तो लगभग सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, मैंने खुद ने विटामिन D3 के शॉट्स लिए हुए, क्योंकि एक एज के बाद आपको लेने ही पड़ते हैं। अच्छा सर, ये चूंकि एंट्री बैरियर है, हर कोई आसानी से आ नहीं सकता, और वैसे तो मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह की लाइफस्टाइल लोगों की हो रही है उसको देखते हुए इसकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है इस प्रोडक्ट की। फिर भी एक अंदाजा दें, 3 साल 5 साल में आपकी कंपनी किस तरह की ग्रोथ ला सकती है? क्या कोई कैपेक्स प्लान भी आप कर रहे हैं? आगे चलते हुए इन्वेस्टर्स कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? धन्यवाद। तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अगर आपने देखा होगा कि पिछले 2 या 3 साल में अगर किसी ने इस कंपनी को फॉलो किया है, तो हम लोगों ने सबसे पहले एफर्ट लिया कि इस कंपनी को पूरा फोकस किया जाए, और वो भी फार्मा और न्यूट्रिशनल बिजनेस के ऊपर। तो हमने तो पहले मर्जर किया, सो DIL जो होल्डिंग कंपनी थी उसके साथ में मर्जर किया, बाकी के कॉर्पोरेट एक्शंस किए, हमने जो अनरिलेटेड बिजनेसेस थे उसको क्लीन अप किया, और पूरा फोकस और पूरा जो कंपनी का ध्यान है वो सिर्फ अभी न्यूट्रिशन सेगमेंट में लाके रखा है। ये पहली चीज की। दूसरी चीज हमने इस बिजनेस के साथ में की है कि विटामिन D3 ये इसकी खपत बढ़ रही है, तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए उसको देने के लिए। तो पिछले 2-3 सालों से कम 2-3 बारी दफा हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की। जैसे एक कैपेक्स लास्ट ईयर किया था जिसमें 20% कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की थी, जो Q1 में 2022 साल जो चालू है उसमें वो कैपेसिटी आ चुकी है। लेकिन पिछले साल में बिकॉज डिमांड और कोविड अचानक से हुआ, तो हमको कुछ डीबॉटलनेकिंग किया, कुछ बहुत ही अच्छे पैमाने पे सजेशंस हमारे टीम से मिले जिससे डीबॉटलनेकिंग मुमकिन था, और माइनर कैपेक्स उसमें हुआ, और उससे हमने कम से कम एक 15% कैपेसिटी उसी प्लांट में से ज्यादा मटेरियल निकालने की कोशिश की। तो हम लोगों ने कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस में दो प्लांट है हमारे, कुल्लू मनाली के कुल्लू में है और दूसरा गुजरात में है, और ये दोनों प्लांट्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने इसकी कैपेसिटीज बढ़ाने की कोशिश की, क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की, इफिशियंसीज इंप्रूव करने की कोशिश की। ईयर ऑन ईयर इतना पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हम अभी भी इसको 5-10% इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और वो कामयाबी हो जाती है काफी बार। फ्यूचर के तहत यस, अगले 2-3 साल में न्यूट्रिशन का फोकस रहेगा, न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट जाएंगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि न्यूट्रिशन में हम 3 हिस्सों में न्यूट्रिशन को बांटने वाले हैं। एक तो इंग्रेडिएंट्स, जैसे विटामिन D3 एक इंग्रेडिएंट हो गया, बहुत अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन में लाना चाहते हैं, जैसे काम चालू हो गया है। कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, वो कैंडिडेट जैसे जैसे हम करेंगे। पिछले 1.5 साल में हमने
एस्ट्राजीन जो एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत जरूरी है आज के पोल्यूशन के लोड में, वो हमने एक कोलैबोरेशन मॉडल से लैटिन अमेरिकन एक कंपनी का रिप्रेजेंट किया। वहीं से हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लाया है, वो भी लैटिन अमेरिकन कंपनी है, उसको हमने हमारे प्रोडक्ट बास्केट में ऐड किया है। तो प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोलैबोरेशन हम करते रहेंगे सो दैट हम दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनियों को इंडिया में ला सकेंगे। और इंडिया का मार्केट हमें अभी आपको अगर मैं बताऊं तो कम से कम 40-50 साल का तजुर्बा है कंपनी का, मेरा कम से कम 30 साल का तजुर्बा है। तो हमें इंडियन मार्केट के साथ में, और हमने एक काम किया है कि ऑल्दो हम अकेले विटामिन D3 बेच रहे हैं, लेकिन हम बड़े विनम्रता से, और हमारे कस्टमर्स आज के तारीख में भी हमें बहुत चाहते हैं क्योंकि हम उनको टाइम पे और जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना और एक अत्यंत रिजनेबल प्राइस के हिसाब से उनको कैटर करते हैं। तो न्यूट्रिशन में इंग्रेडिएंट ये पहला बास्केट रहेगा। दूसरा बास्केट न्यूट्रिशन में रहेगा कि हम उसके वैल्यू एडिशन, ये जो विटामिन होते हैं वो डायरेक्टली काफी बार प्रोडक्ट्स में नहीं जा सकते, ये अनस्टेबल होते हैं, वो हीट अनस्टेबल होते हैं, लाइट अनस्टेबल होते हैं, टेस्ट उनकी खराब हो सकती है, या दूसरे जो फूड के आर्टिकल्स होते हैं वो उसके साथ में इंटरेक्ट करके उसकी स्टेबिलिटी खराब कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है कि जिनके चलते हुए हम इसको स्टेबिलाईज कर सकते हैं। खुद हम जो बनाते हैं विटामिन वो, और दूसरे हम लोगों से लेके एक्टिव सब्सटेंसेस उनको स्टेबिलाईज करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट में हमने अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया हुआ है, और उसके साथ में एनिमल न्यूट्रिशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन दोनों भी जगह पे हमने प्रोडक्ट्स उसके बनाए हैं। और ये दूसरा वैल्यू एडिशन करके जो है, और उसमें पाउडर्स भी रहेंगे और लिक्विड्स भी रहेंगे। और तीसरा जो बास्केट है हमारा वो रहेगा फोर्टिफिकेशन। आपने सही कहा कि विटामिन डी और बाकी के भी विटामिन काफी सारे अगर आपके पौष्टिक आहार है तो आपको ये मिल सकता है पूरा के पूरा। लेकिन आज के तारीख में लाइफस्टाइल ऐसे हो गए कि लोगों के पास में, और बहुत बड़े पैमाने पे अपना देश अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा सेगमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो माननीय पंतप्रधान जी ने फोर्टिफिकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, और उसके चलते हुए स्टेपल फूड फोर्टिफिकेशन, इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी इस देश में 50 साल से। हालांकि हम 50 साल से कुपोषित हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनी थी। तो ये पॉलिसी FSSAI ने 2 साल के पहले बनाई, और उसमें संपूर्ण पोषण नाम के एक पूरा ऑब्जेक्टिव लिया उन्होंने। और उन्होंने जो लेवल्स होनी चाहिए, अगर आप राइस फोर्टिफाई कर रहे हो, अगर आप मिल्क फोर्टिफाई कर रहे हो, अगर आप एडिबल ऑयल फोर्टिफाई कर रहे हो, तो उसकी लेवल्स और उसका पूरा जानकारी और उसको कंट्रोल कैसे करना है वो पूरा उन्होंने लगाया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि फोर्टिफिकेशन भले ही मैंडेटरी हो या ना हो, फोर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल हो सकता है किसी कंपनी के लिए। और हम फार्मा से आते हैं तो हमें पूरे नियम मालूम है, क्वालिटी मालूम है, पूरा रेगुलेटरी साइंस मालूम है। तो हम वो फार्मा का नॉलेज लाना चाहते हैं न्यूट्रिशन में और फूड में। तो फूड में ऐसी एक कंपनी आए कि जो ये पूरा जानती है कि क्वालिटी के साथ में वो लास्ट हाउस होल्ड तक कैसे डिलीवर हो। तो हम वो तीसरा जो चीज है फोर्टिफिकेशन में, राइस फोर्टिफिकेशन, हमने ऑयल फोर्टिफिकेशन में ऑलरेडी एक बड़े कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करके वो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो चुका है। तो भारत की जितनी भी पैकेज्ड ऑयल है उसमें हमारा प्रोडक्ट जा सकता है फोर्टिफाई करने के लिए, जो एडिबल पैकेज्ड एडिबल ऑयल है। और वहां पे वॉलंटरी बेसिस पे अनिल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये है बड़ी योजनाएं कंपनी की जो प्रशांत नागरे साहब आपको बताते हुए फर्मेंटा बायोटेक के बारे में। दमदार कंपनी और D3 प्रोडक्ट बनाने वाली एकमात्र कंपनी हिंदुस्तान की, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार यहाँ पर रिकमेंडेशन खरीदारी की तरफ भी आई हुई है। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी हमारे ये लिस्ट में ये स्टॉक शामिल हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत नागरे साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और जाने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ, जब आपने कहते थे कि आपने भी, भले आप महाराष्ट्र से हैं ओरिजिनली और आपके लिए हिंदी बोलना उतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन फिर भी आप एफर्ट्स तो ले रहे थे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार आप करते हैं तो सब जगह हिंदी का इस्तेमाल कम होता है तो बोलने में मुश्किल होती है। जब आपने पंत प्रधान बोला तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा हाँ, ये एक सच्चा महाराष्ट्रियन बोल सकता है पंत प्रधान जो शब्द, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये हमारे यहाँ का शब्द है, मुंबई का शब्द है, महाराष्ट्र का शब्द है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर बात की। शुक्रिया, मुंबई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो ये थे, थैंक यू जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो आइए बढ़ते आगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। हाँ, वैसे तो इस ब्रेक के बाद एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट से अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आमतौर पर ये शो भी मैं करता हूं, लेकिन मैं दीप से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं कल ही वैक्सीन लगवा के आया हूं दीप, तो थोड़ा वैक्सीन के नेक्स्ट डे का जो साइड इफेक्ट है तो थोड़ा एनर्जी लेवल कम है, तो इस कमान को दीप आगे संभालेंगे। तो आज फॉर चेंज मेरी मदद करने के लिए दीप शो करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी एनर्जी बचा के रखूं क्लोजिंग वाले शो के लिए, तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट शो अजय सर के साथ आप कर लें। बाकी फिलहाल सभी हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। जय ठक्कर साहब, जैन साहब, विश्वेश जी, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं। देश के प्रति सम्मान के साथ हम करेंगे शो का समापन। एक साथ सब मिलकर कहेंगे जय हिंद।